नमस्कार दोस्तों। क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर मैं मधु साहू आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, त्योहारों का मौसम भारत सहित हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो चुका है। आज हम एक ऐसे ही पर्व के बारे में बात कर रहे हैं जो हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में फेमस एक पर्व के बारे में, जिसे गोंचा पर्व कहा जाता है। यह पर्व हमारे बस्तर की सांस्कृतिक परंपरा का एक अमूल्य धरोहर है, जिसे बस्तरवासी धूमधाम से विभिन्न रीति रिवाजों के साथ अनेक वर्षों से मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, यह गुड़िंचा पर्व का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण माना जाता है। गुड़िंचा पर्व उड़ीसा की एक प्रथा परंपरा है, जिसको कालांतर में छत्तीसगढ़ में बस्तर के गोंचा के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, बस्तर के ऐतिहासिक दशहरे के साथ ही यह गोंचा पर्व इस क्षेत्र में बनाया जाने वाला दूसरा प्रमुख त्योहार है। यदि हिंदी मास की बात करें तो इस महापर्व की शुरुआत जेठ पूर्णिमा को शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक चलता है। दोस्तों, यह पर्व रियासत काल से ही सर्वधर्म समत्व के त्योहार के रूप में मनाया जाता रहा है, जिसमें 360 अरण्यक समाज जो ब्राह्मण हैं, उनका वर्चस्व हुआ करता था, जो आज भी बरकरार है। ये लोग बस्तर के आदिवासी के बाद सबसे बड़ा गैर समुदाय है, जो गैर आदिवासी से संबंधित है। कहा जाता है कि 700 वर्ष पूर्व ये उड़ीसा से आए और यहीं पर बस गए। महाराज इन्हें अपने साथ लेकर आए और इनको अपने अधीन ग्रामों में पनाह दे दी। साथ ही इनके जीवन यापन के लिए कृषि भूमि भी उपलब्ध कराई। इस प्रकार ये ब्राह्मण पूजा पाठ के साथ कृषि पशुपालन में भी संलग्न रहे। दोस्तों, बस्तर का जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है और गोंचा पर्व, इसमें रथ बनाने का काम रियासत काल में ही महाराज के द्वारा इन्हें सौंप दिया गया था, जिसको इन लोग आज भी करते आ रहे हैं। इस प्रकार ये अपने पूर्वज की परंपरा को आज भी संजोए रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रथ निर्माण की प्रक्रिया की। रथ निर्माण की प्रक्रिया की अगर बात करें तो यह ऐतिहासिक जो प्रक्रिया है, बस्तर के दशहरा और गोड़िंचा पर्व यानी कि गोंचा पर्व दोनों में ही रथ निर्माण का कार्य होता है, जिसे उमर गांव के ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ष यह गोंचा पर्व 4 चक्कों के विशाल रथ से बनाया जाता है, जिसमें कम से कम 7 दिन का समय लग जाता है। नेत्रोत्सव से पहले रथ का जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया जाता है। यदि इसकी माप की बात करें तो इसकी चौड़ाई 14 फीट तथा लंबाई 20 फीट लगभग होती है। रथ निर्माण के लिए 9 घन मीटर लकड़ी भी आवश्यक होता है। पूरे रथ निर्माण के दौरान 2 लकड़ियों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जिसमें एक है ट्यूस की लकड़ी और दूसरी है साल की लकड़ी। इसमें ट्यूस की जो लकड़ी है उसका प्रयोग केवल रथ के एक्सल के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करने वाले हैं इसी से संबंधित अन्य बातों के बारे में। जैसे रथ का जो निर्माण है वो कार्य अगर पूर्ण हो गया तो उसके बाद उसको परंपरागत तरीकों से फूलों और कपड़ों से सजाया जाता है और इस पर विग्रहों को, जो जगन्नाथ स्वामी के विग्रह हैं, उनको आरूढ़ करके रथ यात्रा का प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों, रथ निर्माण की प्रक्रिया के बाद अगर हम बात करें शुरुआत की, मतलब कि ये गोंचा पर्व शुरुआत में आया कैसे, तो गोंचा पर्व की बात करें तो शुरुआत होती है इसकी जब हमारे एक राजा पुरुषोत्तम देव, जो काकतीय राजा रहते हैं, वो जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जाते हैं। उनके आने के पश्चात यह गोंचा पर्व शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है कि कहा जाता है कि काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की यात्रा पर पैदल निकल पड़ते हैं। इस तीर्थ यात्रा के पश्चात वे स्वर्ण मुद्राएं तथा स्वर्ण आभूषण सामग्री जगन्नाथ स्वामी को भेंट करते हैं। उसके बाद राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी जाती है। दोस्तों, इसमें यह भी कहा जाता है कि जो राजा पुरुषोत्तम देव थे, उनको रथपति की उपाधि तथा रथ भेंट करने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने पुजारी को स्वप्न में बताया था, जिसके निर्देश पे वहां के पुजारी द्वारा इनको यह उपाधि तथा 16 पहियों वाला रथ दिया जाता है। इस रथ को आप बस्तर के दशहरे में या गोंचा पर्व के दौरान जो है देख सकते हैं, जो जगदलपुर में आज भी रखा हुआ है।
कहा जाता है कि जैसे ही पुरुषोत्तम देव अपने राज्य वापस लौटे, यहाँ की जनता धूमधाम से उनके स्वागत के लिए इस पर्व को मनाना शुभारंभ कर दिया। कहा जाता है कि गोंचा और दशहरा पर्व में रथ चलाने की जो परंपरा प्रथा है, वो इसी यात्रा के बाद से शुरू हुई। वैसे तो यह उड़ीसा के गोड़िंचा पर्व के समान ही है, पर जगन्नाथपुरी के गोड़िंचा पर्व और हमारे यहाँ के बस्तर के गोंचा पर्व में आंशिक भिन्नता देखने को मिलती है। पर जो आरण्यक ब्राह्मण समाज है, वो हमारे बस्तर के गोंचा और जगन्नाथपुरी के गोड़िंचा पर्व में समरूपता लाने का काफी प्रयास करते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की यात्रा की तरह यहाँ भी गोंचा पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा से या देव स्नान पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, चंदन यात्रा भी इसे कहते हैं, से प्रारंभ हो जाती है। उसके पश्चात शास्त्र सम्मत पूजा अर्चना विधि विधान से करने के पश्चात आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि से जगन्नाथ स्वामी 15 दिनों तक अस्वस्थ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जगन्नाथ स्वामी बीमार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अनसर कहा जाता है, जिसमें 15 दिनों तक जगन्नाथ स्वामी के दर्शन नहीं हो पाते। 15 दिनों के पश्चात आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रथमा को जगन्नाथ स्वामी जी के स्वस्थ होने के पश्चात नेत्रोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है और यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से जगन्नाथपुरी की यात्रा या फिर बोल सकते हैं हमारे बस्तर का जो गोंचा पर्व है, वह प्रारंभ हो जाता है। इसे ही श्री गोंचा कहा जाता है। जगन्नाथ के विग्रहों की पूजा कर उन्हें 3 रथों से सुसज्जित कर परिक्रमा करके सीरासार ले जाया जाता है। इसी दौरान अगर जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर में स्थित जगन्नाथ मंदिर के 6 खंडों में 7 जोड़े विग्रह जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी के अलावा एक मूर्ति केवल जगन्नाथ सहित 22 प्रतिमाओं की पूजा अर्चना के पश्चात रथ यात्रा निकालकर भ्रमण कराया जाता है। इसके पश्चात कहा जाता है कि ये लोग अपने मौसी के यहाँ जाते हैं। यह विधान भारत के जगदलपुर के अलावा आपको किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। इसकी मान्यता के अनुसार इनका मौसी गांव जनकपुरी है। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से यह प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है रथ यात्रा की और 10वीं तक चलते रहती है। इस दौरान आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से 10वीं तक के जो समय अवधि है, उसमें प्रतिदिन सीरासार में भक्तों का जमावड़ा है वो लगा हुआ रहता है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी के समक्ष भजन कीर्तन करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं। इसके अलावा प्रसाद वितरण और अन्य सांस्कृतिक जो कार्य है वो चलते रहता है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर अंचल के आरण्यक ब्राह्मण के अलावा सभी धर्म संप्रदाय के लोग जगन्नाथ के दर्शन एवं पूजा पाठ हेतु पहुँचते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं प्रथाओं के बारे में, जो कि गोंचा पर्व के दौरान हमें देखने को मिलती है। जिसमें पहली वाली प्रथा है हमारी, जिसको हेरा पंचमी कहा जाता है। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष के जो पंचमी है उसको हेरा पंचमी उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिस पर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार इस दिवस को भगवान जगन्नाथ हैं यानी कि विष्णु जी लक्ष्मी जी को बिना बताए अपने भाई बहन के साथ जगत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। 4 दिवस तक उनके न लौटने के कारण लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठती है और उन्हें ढूंढते ढूंढते जनकपुरी पहुंच जाती हैं और विष्णु को पाकर वाद विवाद करती नजर आती हैं। बस्तर अंचल के आरण्यक ब्राह्मण द्वारा इस विधान में लक्ष्मी जी की डोली लेकर विष्णु को ढूंढने का उपक्रम करते हुए सीरासार पहुंचते हैं। यहाँ पर स्थापित जगन्नाथ के विग्रहों के समकक्ष डोली रखी जाती है और वाद विवाद की रस्म निभाने हेतु विष्णु या जगन्नाथ जी की ओर से पुजारी तथा लक्ष्मी जी की ओर से आरण्यक ब्राह्मण समुदाय प्रतिनिधित्व करते हैं और लक्ष्मी नारायण संवाद लयबद्ध गाकर व्यक्त करते हैं। इस लक्ष्मी नारायण संवाद में लक्ष्मी जी यह जानना चाहती है कि मंदिर में उन्हें अकेले छोड़कर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ जगत भ्रमण पे निकले क्यों हैं।
इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा लगी रहती है। कहा जाता है कि रियासत काल में भी राज परिवार के जो राजा होते थे वो स्वयं अपने सामंतों के साथ इन संवाद का जो है आनंद लेने के लिए उपस्थित हुआ करते थे। तो आप कह सकते हैं कि हेरा पंचमी जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे गोंचा पर्व में। दोस्तों, इसी के अलावा भी एक और प्रथा या बोल सकते हो एक और जो त्योहार है जो इसी बीच में मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है बहुड़ा गोंचा। बहुड़ा गोंचा का जो पर्व है, आषाढ़ शुक्ल दशमी को जगन्नाथ के विग्रहों को रथारूढ़ करके 3 रथों को परिक्रमा कराते हुए जगन्नाथ का मंदिर ले जाया जाता है, जिसे आप श्री मंदिर भी कहते हैं। इसे ही बहुड़ा गोंचा कहते हैं। श्री मंदिर पहुंचने के पश्चात कपाट फेड़ा की जो है रस्म उसको पूरी की जाती है। इसमें रूठी हुई लक्ष्मी विष्णु का जो श्री मंदिर है उसमें प्रवेश उनको करने नहीं देती और क्या करती हैं, दरवाजा को बंद कर देती हैं। बहुत ज्यादा विष्णु जी उनको मनाते हैं। काफी मन मनौवल करने के बाद, भेंट देने के बाद लक्ष्मी जी दरवाजा खोल देती हैं। इस पूरे जो विधान है या रस्म है उसको कपाट फेड़ा कहा जाता है। दोस्तों, बहुड़ा गोंचा के दूसरे दिन यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। इस दौरान देवशयनी से लेकर चतुर्मास तक देव विग्रहों को जागृत नहीं किया जाता। उसके पश्चात जब कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, तब भगवान जागृत अवस्था में आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि देव शयनी से लेकर देव उठनी तक कोई भी धार्मिक कार्य या शुभ कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, गोंचा पर्व के दौरान अनेक प्रकार की और भी प्रथाएं प्रचलित है, जिनके बारे में हम जानेंगे, जिसमें है तुपकी चलाना। चलिए जानते हैं तुपकी आखिर होता क्या है। तो बस्तर में बंदूक को तुपक कहा जाता है। तुपक शब्द से ही इस तुपकी को बनाया गया है, जिसमें गोलियों का प्रयोग किया जाता है और निशाना लगाया जाता है। दोस्तों, यह गोंचा पर्व का एक प्रमुख आकर्षण होता है, जहां पर जगन्नाथ स्वामी को तुपकी चलाकर एक प्रकार से गॉड ऑफ ऑनर या सलामी देने का कार्य किया जाता है। रथ यात्रा के दौरान बच्चे, युवा, युवतियां अपनी अपनी रंग बिरंगी तुपकी लेकर निशाने की फिराक में रथ के चारों ओर मंडराते हैं। बस्तर में इस समय मेले जैसा माहौल बन जाता है, जहां सब लोग एक साथ मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। बस्तर का यह जो गोंचा पर्व है, किसी धर्म विशेष या समुदाय का न होकर यहाँ निवासरत सभी लोगों का एक आस्था का पर्व बन जाता है। दोस्तों, जगदलपुर की तुपकी चलाने की परंपरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह गोंचा का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी होता है। जैसे आप फोटो में इस तुपकी को देख पा रहे होंगे। तुपकी चलाने की यह परंपरा बस्तर को छोड़कर पूरे भारत में अन्यत्र कहीं भी नहीं मनाई जाती। दिवाली के पटाखे की तरह तुपकी की गोलियों से पूरा जो शहर है वो गूंजित हो उठता है। दोस्तों, अगर बात करें इस तुपकी की, तो यह बंदूक के रूपी तुपकी पोले बांस की नली से बनाई जाती है, जो लगभग 3 फीट की होती है। इसे ग्रामीण अंचल के आदिवासी जो हैं वो तैयार करते हैं और तैयार करने के लिए गोंचा पर्व से पहले ही जुट जाते हैं। तरह तरह की तुपकी का निर्माण कर अपनी कल्पना व शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इन तुपकियों में आधुनिकता भी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे ताड़ के पत्ते, बांस की खपच्ची, छिंद के पत्ते, कागज, रंग बिरंगी पन्नियां। तुपकियों में लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसे बंदूक का रूप दिया जाता है। ये आदिवासी अपने लिए एक तुपकी रखकर शहर में आए लोगों को अन्य तुपकियों को बेच देते हैं, जिससे उन्हें आजीविका के रूप में एक प्रकार से आर्थिक सहायता भी मिल जाती है। दोस्तों, इस अवसर पर आदिवासी महिलाएं आपको तुपकी के लिए पेंग के गुच्छे बेचती हुई नजर आएंगी। ये छोटे छोटे मटर के समान जो है गुच्छे रहते हैं, जिसको आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ महिलाएं दिख रही है जो पेंग बेचते हुए नजर आ रही है। जानते हैं ये पेंग या पेंगू जिसे कहा जाता है वो होता क्या चीज है। दोस्तों, यह पेंग या पेंगू एक जंगली लता के फल की गोलियां होती है, जो आपको तुपकी की गोलियों के रूप में प्रयोग करने के लिए मिल जाएगा। एक मान्यता के अनुसार रियासत कालीन जो गोंचा पर्व है उसमें विग्रहों को सलामी देने की प्रथा प्रचलित थी। इसी के लिए बस्तर अंचल के ग्रामीणों ने तुपकी का आविष्कार किया और उस परंपरा को आज भी कायम रखा। दोस्तों, यह तुपकी का जो गोली है इसकी रेंज 15 से 20 फीट तक होती है। अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो जो गोली है पेंगू की, उसको तुपकी में नली के पीछे से बांस की बड़ी छड़ से उसको दबाकर प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, इस
तुपकी की गोली की मार बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अगर इसको शरीर पर लग जाए तो मधुर दर्द तो होता ही है, पर अगर करीब से पड़ जाए तो व्यक्ति तिलमिला बैठे, इतनी जोर की मार भी इससे लग सकती है। बस्तरिया लोक मान्यता के अनुसार गोंचा स्थल पर इस तुपकी की मार अवश्य पड़नी चाहिए, जिससे शरीर में होने वाली समस्याएं या व्याधि स्वयं ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस पेंग या पेंगू की गोली का औषधि महत्व भी है, जिसके बारे में जानते हैं। तो तुपकी में प्रयुक्त किए जाने वाली यह औषधि या बोल सकते हैं पेंग की गोली, जिसका हिंदी नाम मलकांगिनी है, आषाढ़ महीने में आपको विभिन्न पेड़ों पर आश्रित बेलों पर ये फूलते फलते दिख जाएंगे। ये मटर के दाने के समान होते हैं और ये छोटी छोटी गोल गोल सी होती है। इसके कच्चे और हरे फलों को तोड़कर तुपकी के साथ विक्रय किया जाता है, जिससे इसको गोली के रूप में प्रयोग में लाया जा सके। बाद में इसके पके हुए बीज को बाजार में विक्रय कर दिया जाता है। इस पके हुए बीज से तेल निकाला जाता है, जो शरीर के जोड़ों के दर्द, गांठिया, वात रोगों के लिए अचूक दवा का कार्य करती है। इसके तेल से मालिश भी दी जाती है। दोस्तों, तुपकी चलाने की जो परंपरा है, वह युवक युवतियों में आपस में हंसी ठिठोली करते हुए झुंड के झुंड एक दूसरे पर प्रहार करने की एक परंपरा है। इससे वे लोग आनंद लेते हैं। कई बार यह मार इतनी जोर से लग जाती है कि युवतियां तलमिला उठती हैं और जो साथी युवक है उनके तुपकियों को भी तोड़ देती है। पर ऐसी परंपरा को ध्यान में रखकर इसकी जो महत्ता है उसको बनाए रखते हुए पुलिस प्रशासन भी इसमें जोरों शोरों से शांति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे गोंचा पर्व में एक और लोक परंपरा की, जो है भोग चढ़ाने से रिलेटेड। इसे कहा जाता है गजा मूंग की परंपरा। दोस्तों, गोंचा पर्व के दौरान अंकुरित जो मूंग के दाने हैं, कटहल के पके जो फल हैं, उनके साथ जगन्नाथ स्वामी को अर्पित किया जाता है। अंकुरित जो मूंग के दाने हैं उसे ही गजा मूंग कहा जाता है। इसके साथ गुड़ को मिश्रित करके प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जो काफी स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है और साथ ही पाचन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हमारे बस्तर की संस्कृति में यह गोंचा पर्व एक विरासत के समान है। आज भी लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है। प्रदेश की खुशहाली का प्रतीक है। प्रदेश की समरसता के साथ सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ यह गोंचा पर्व प्रति वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इस पर्व के अवसर पर अनेक प्रकार के नृत्य संगीत का भी आयोजन करते हैं। लोग गोंचा नृत्य भी करते हैं। दोस्तों, गोंचा पर्व से संबंधित हमारा यह छोटा सा विवरण आपके लिए था। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आप हमें फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस से या टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर आपको दिया हुआ है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। अगर आपको जो है और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे सजेस्ट कर दीजिएगा, जिस पर हम वीडियो ला सके। धन्यवाद दोस्तों आपका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय जगन्नाथ।